हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी अ डेमोन एंड हिज एंजल के पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो आइए हमारी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली पेट्रियार्क ने वेनरूहान को ख़त्म कर दिया था और गुसू को फिर से बनाया जा रहा था, गुसू को रिबिल्ड किया जा रहा था। उसके साथ ही हमने देखा था कि चिरन को जब ये पता चला था कि पेट्रियार्क ने उनकी मदद करने के लिए क्यों हाँ कहा है, तो भी वो वांग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। और गुस्सू में 2 स्क्रॉल आए थे, पहला जिनसेक्ट से, दूसरा पेट्रियार्क की तरफ से। और लास्ट में वांग जी को एक ड्रेस मिली थी जिसमें लिखा था कि जो कि पेट्रियार्क की तरफ से आई थी। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। जिन सेक्ट अपनी अमीरी और रईसी के लिए जाना जाता है, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे रिच सेक्ट अगर कोई है तो वो जिन सेक्ट है। और ये सब बस कहने की ही बात नहीं है, बल्कि हमेशा ये सेक्ट हमेशा ये दिखाने में कभी पीछे नहीं रहता है कि वो कितना रिच और पावरफुल है। जैसे कि आज को ही ले लो, पूरे जिनसेक्ट को बहुत ही एलिगेंटली एंड ब्यूटीफुली सजाया गया था। सभी जिनसेक्ट मेंबर्स ने गोल्ड से बनी हुई ड्रेसेस पहन रखी थी। जिनसेक्ट के किए हर वर्क में अमीरी झलक रही थी और यही जिनगंगशान चाहता था कि वो कितना अमीर है, अमीर और पावरफुल है, ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चले। बट रियलिटी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता थी कि जिनगंगशान कितना घटिया, गिरा हुआ और कैरेक्टरलेस पर्सन है। और अभी उसके एक्शन से ये साफ साफ पता लग रहा था। जिन सेक्ट के उस हॉल में सभी छोटे बड़े सेक्ट्स के सेक्ट लीडर अपने फैमिलीज के साथ साथ वहाँ आए थे। जियांग सेक्ट से जियांग वाइयन, जिसे हम जियांग चेंग के नाम से जानते हैं, मिस्टर एंड मिसेस जियांग। नी सेक्ट से नीमिंजू, उनकी वाइफ एंड उनका लिटिल ब्रदर नी हुईसांग आया था। लेन सेक्ट से लेन चिरेन, लेन शिचेन और लेन वांगजी आए थे। एंड वो छोटे सेक्ट भी आए थे जिन पर वेंस ने कब्जा कर लिया था। इन लोगों का यहाँ आने का मेन इंटेंशन, या कहा जाए मेन मकसद, इस इवेंट में शामिल होना नहीं था, बल्कि उस पर्सन से मिलना था जिसे जिनगोंगशान ने स्पेशली इनवाइट किया है। और वो और कोई नहीं, पेट्रियार्क था। ये सब लोग उससे मिलके उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, क्योंकि इन लोगों से इनका शक्ति छीन लिया गया था और बहुत कोशिशों के बाद भी ये उसे वापस नहीं पा रहे थे, क्योंकि वेनरूहान की और उसके बेटों की ब्लैक एनर्जी के बारे में सब जानते थे। और वेंस के पास 2 सबसे बड़े हथियार थे, पहला यिन आयरन एंड दूसरा कोर मेल्टिंग वेंजूलियो। और सभी कल्टीवेटर्स अपनी गोल्डन कोर से ही कल्टीवेट करते हैं और वो उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसीलिए सब लोग वेनरूहान तथा उसके बेटों के सामने जाने से डरते थे। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि वेनरूहान और उसके बेटे मारे जा चुके हैं, उन्होंने अपने सेक्ट को वापस पाने के लिए वेंस पर अटैक कर दिया। और वेनरूहान के मरने के बाद अब उसकी आर्मी इतनी पावरफुल नहीं रही थी और सभी छोटे सेक्ट या फिर जियांग सेक्ट और नी सेक्ट ने अपने सेक्ट को वापस पा लिया। इसलिए वो सब यहाँ पेट्रियार्क को शुक्रिया बोलने आए थे, क्योंकि इनडायरेक्टली पेट्रियार्क ने उनकी मदद की है। वो लोग हंग वंग जुन के भी थैंकफुल हैं, क्योंकि वही था जो पेट्रियार्क को लेकर आया था। अब पेट्रियार्क का वेट करते हुए बहुत टाइम हो चुका था, बट वो अभी तक नहीं आया था। जिनगोंगशान अपने मन में सोचता है, अगर पेट्रियार्क नहीं आया तो वो अपने प्लान को कैसे पूरा करेगा। नहीं नहीं नहीं, पेट्रियार्क को आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा सेकंड जेड वांग जी भी यही सोच रहा था कि पेट्रियार्क अभी तक क्यों नहीं आया है। क्या वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था? लेकिन उसका वेट जल्द ही खत्म हो गया जब एक हवा का झोंका उसको छूकर निकल गया और स्ट्रॉन्ग जैस्मिन एंड लोटस सेंट उसे फील हुई। उसकी नज़रें डोर की तरफ घूम गई और सामने से वो आ रहा था जिसका वो वेट कर रहा था, यानी कि पेट्रियार्क।
वांग जी की नज़रें तो बस पेट्रियार्क पर ही थी और बाकी सब लोगों को भी पेट्रियार्क आता हुआ दिख गया था। लेकिन एक सेकंड में पेट्रियार्क ने लेकिन एक सेकंड पेट्रियार्क ने उसे इग्नोर किया। यस, वो वांग जी को इग्नोर करके आगे चला गया। उसने मुझे इग्नोर किया, बट मैंने तो वही ड्रेस पहन रखी है जो पेट्रियार्क ने मुझे दी थी, फिर उसने मुझे क्यों इग्नोर किया? वांग जी ने अपने मन में सोचा और उसके फेस पर एक क्यूट सा पाउट आ गया। वांग जी यही सब सोच रहा था, बट पेट्रियार्क उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ चला गया जहाँ जियांग गोंगशान बैठता है और बड़े ही ग्रेसफुली बिल्कुल किसी किंग की तरह जिन गोंगशान के थ्रोन पर जाकर बैठ गया। इस पर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सब शॉक हो गए और जिन गोंगशान की मुट्ठियाँ भिज गई। उस हॉल में अब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पेट्रियार्क ने जब ये देखा तो उसके फेस पर स्मिर्क आ गया। उसने कहा, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि किसी की नज़र मुझ पर से हट ही नहीं रही है? ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो अपने शौक से रिकवर होते हुए अपने फेस को एम्बेरसमेंट में नीचे झुका लेते हैं। उन्हें देखकर पेट्रियार्क के फेस का स्मिर्क और भी बड़ा हो गया। वहाँ माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जिन गंगशान ने पेट्रियार्क की तरफ देखते हुए कहा, जिनसेक्ट में तुम्हारा वेलकम है पेट्रियार्क। ये बोलकर वो ना चाहते हुए भी पेट्रियार्क के सामने वो करता है क्योंकि जिन गंगशान एक ऐसा इंसान है जो सबको सिर्फ अपने सामने झुकाना जानता है या फिर चाहता है कि सब लोग उसके सामने झुके और उसे किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं है। उसके साथ साथ हॉल में सभी लोग वो करते हैं। लेनसेक्ट से भी लेनचिरेन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस बात को नहीं नकार सकता कि पेट्रियार्क एक इमोर्टल है एंड सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रियार्क की वजह से ही आज वो यहाँ जिंदा खड़े हैं और उसके दोनों नेफ्यू एंड सेक्ट सही सलामत हैं। बट पेट्रियार्क को शायद ये पसंद नहीं आया कि उसकी उम्र से बड़े या फिर कहें उसके एल्डर उसके सामने झुके। इसलिए वो खड़ा हुआ और लेन चिरेन एंड जियांग फेंग मिया और मैडम जियांग के कंधों को पकड़कर उन्हें खड़ा करते हुए कहा कि आप लोग मुझसे बड़े हो, मेरे एल्डर के समान हो। आप लोगों के हाथ मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए उठने चाहिए, न कि मेरे सामने वो करने के लिए। पेट्रियार्क की यह बातें सुनकर वहाँ खड़ा हुआ हर एक सिंगल पर्सन शॉक था क्योंकि किसी ने पेट्रियार्क से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबकी नज़रों में पेट्रियार्क एक अनरूली अल्फा है, एक ऐसा अल्फा जो सिर्फ अपनी फिक्र करता है, जो कि बहुत क्रूअल है। पर यहाँ पर पेट्रियार्क को देखकर सब लोग ही शौक थे, लेकिन उन तीनों एल्डर्स की आंखों में जैसे पेट्रियार्क के लिए रिस्पेक्ट बड़ी बड़ी हो। और अगर ये कहा जाए कि लेन चिरेन इससे इम्प्रेस नहीं हुआ तो ये कहना गलत होगा क्योंकि चिरेन डेफिनेटली पेट्रियार्क से इम्प्रेस हुआ था और इम्प्रेस तो कोई और भी हुआ था और वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। उसे अपने अल्फा पे प्राउड फील हो रहा था। यस, अपने अल्फा पे। इसके बाद तो पेट्रियार्क को सभी ने शुक्रिया किया उनके सेक्ट को बचाने के लिए। जियांग फेंग म्यान, जियांग चेंग, नी मेंगजू ने सभी ने पेट्रियार्क को थैंक्स कहा। जितने भी छोटे सेक्ट्स के लीडर वहाँ थे उन्होंने भी पेट्रियार्क को वो करते हुए शुक्रिया कहा। इस पर पेट्रियार्क ने एक जवाब दिया कि उसने ये सब एक स्पेशल पर्सन के लिए किया है और उसने ये बोलकर कॉर्नर ऑफ आई से वांग जी की तरफ देखता है जो ऑलरेडी ही एडमायरिंग आइज से उसी की तरफ देख रहा था। तभी जिन गोंगशान कुछ ऐसा कहता है कि सबका ध्यान उधर चला जाता है और इसके पीछे का इंटेंशन भी सब अच्छी तरह समझ रहे थे। गोंगशान ने पेट्रियार्क को सभी सेक्ट्स की मदद करने के लिए थैंक्स कहा और कहा कि पेट्रियार्क सबकी मदद करते हैं, तब कोई उनकी मदद करने के लिए भी तो चाहिए, क्योंकि पेट्रियार्क को देखकर ऐसा लग रहा है कि पेट्रियार्क अभी तक सिंगल है। और वो करते हुए कहता है कि मेरा छोटा बेटा मेंग्याओ तुमसे प्यार करता है पेट्रियार्क और तुम्ही से शादी करना चाहता है। जब से उसने तुम्हारे बारे में सुना है वो सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता है, वो किसी और अल्फा को देखना तक नहीं चाहता। इस पर वहाँ
साइलेंस हो जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो समझ रहे थे कि जिनगोंगशान का इंटेंशन क्या था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी के दिल में जैसे एक अजीब सा डर बैठ गया था, क्योंकि जितने भी कल्टिवेशन वर्ड के अल्फाओं को जानता है और स्पेशली सेक्ट लीडर या किंग्स को, वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं या अपनी कॉन्कुबाइंस रख सकते हैं। तो वांग जी को अब डर ये लग रहा था कि कहीं पेट्रियार्क जिनगोंगशान की बातों में आकर मेंग्याओ से शादी ना कर ले। उसे नहीं पता, पर उसके दिल में जैसे ये सोचकर ही पेन हो रहा था कि उसे वांग पेट्रियार्क को किसी के साथ बांटना होगा। वो ये भी नहीं जानता कि पेट्रियार्क शादीशुदा है या नहीं, या फिर पेट्रियार्क की ब्रूरल माउंट्स में मिस्ट्रेस होंगी, बट फिर भी वांग जी का ओमेगा पेट्रियार्क को सिर्फ अपने लिए ही चाहता था। पेट्रियार्क ने गोंगशान की तरफ देखा और इंटरनली स्मिक करते हुए गोंगशान की तरफ देखते हुए कहा, सेक्ट लीडर जिन, आपको मेरी इतनी फिक्र है ये जानकर खुशी हुई कि आप मेरी लाइफ को आसान करना चाहते हो, मेरी लाइफ में एक ओमेगा लाकर। बट आई एम सॉरी, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकता। इस बात पर वहाँ गॉसिप स्टार्ट हो जाती है और वांग जी पेट्रियार्क की तरफ देखने लगता है कि पेट्रियार्क क्या करना चाहता है। जिनगोंगशान कहता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में? वो हैंडसम है, वो ब्यूटीफुल है, वो तुम्हारी हर नीड को पूरा कर सकता है। इस पर पेट्रियार्क कहता है, वो मेरी हर नीड को पूरी कर सकता है, बट मेरे पास मेरा ओमेगा ऑलरेडी है, तो मुझे दूसरे ओमेगा की क्या ज़रूरत है? लेकिन हाँ, अगर आप इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं आपके बेटे को अपने साथ ले जा सकता हूँ, अपनी कॉन्कबाइन बनाकर। इस बात पर तो वो गॉसिप्स जो अभी थोड़ी देर पहले वहाँ हो रही थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिनगोंगशान एक रिस्पेक्टेबल क्लेन से बिलोंग करता है और अगर वहाँ के किसी भी ओमेगा के लिए ऐसी बातें कहा जाए तो ये बातें किसी भी रेस्पेक्टेड कल्टिवेटर को शोभा नहीं देती है। इस पर जिनगोंगशान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पेट्रियार्क की तरफ गुस्से में देखने लगता है। तभी पर पेट्रियार्क को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, बट इसके लिए भी मुझे अपने ओमेगा से परमिशन लेनी होगी। जिनगोंगशान, अब प्लीज़ एक मिनट रुकेंगे, मैं अपने ओमेगा से परमिशन लेके आता हूँ कि उसे ये मंजूर है कि वो अपने अल्फ़ा को किसी और के साथ बांट सकता है या नहीं। ये बोलकर वो अपने फेस को टर्न करता है और वांग जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी जिसकी नज़रें झुकी हुई थी और उसकी पकड़ उसकी बीचिंग पर बहुत टाइट थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं पेट्रियार्क मेंग्याओ से शादी ना कर ले। अगर वो उससे शादी कर लेगा तो उसका क्या होगा? पेट्रियार्क ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी। और ये पहली बार था जब पेट्रियार्क ने वांग जी को उसके नाम से बुलाया था, नहीं तो अब से पहले पेट्रियार्क उसे सिर्फ लिटिल ओमेगा या ओमेगा कहकर ही बुलाता था। और वांग जी ने खुद को बस पेट्रियार्क की उस बात को ओबे करते हुए पाया और उसने अपनी नज़र उठाकर पेट्रियार्क की तरफ देखा जिनमें हल्की सी नमी थी, और ये पेट्रियार्क ने नोटिस किया। उसने वांग जी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, वांग जी, क्या तुम्हें ये मंजूर है कि तुम्हारा अल्फा किसी और को अपनी लाइफ में लेके आए, भले ही वो उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाकर ही लाए? इस पर वांग जी बस तुरंत नाम में सिर हिला देता है और फिर से अपने सिर को झुका लेता है और पेट्रियार्क के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नहीं, दूसरी तरफ अब जिनगोंगशान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था कि पेट्रियार्क उसके बेटे की इंसल्ट कर रहा है, वो भी इस वांग जी के लिए। वांग जी के पास और लैंडसेट के पास है ही क्या? वो तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उन्हें खुद के प्रोटेक्शन के लिए पेट्रियार्क की मदद लगी थी, या फिर यह कहा जाए वो उसके पास मदद मांगने आए थे। फिर भी पेट्रियार्क में उसके बेटे को कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहते हैं। जिनगोंगशान ने कहा, पेट्रियार्क, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने बेटे की शादी आपसे करना चाहता हूँ, न कि उसे आपके कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता हूँ। और आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरा बेटा जो कि एक रेस्पेक्टेबल क्लैन से बिलोंग करता है वो आपके कॉन्क्यूबाइन बनेगा? यह सुनकर पेट्रियार्क चकल करने लगता है और जिनगोंगशान की तरफ देखता है, और ये कोई भी प्लेफुल चकल नहीं था। उस चकल को सुनकर एक पल के लिए तो वहाँ खड़े हर इंसान के शरीर में जैसे सिरहन सी दौड़ गई थी।
पेट्रियार्क ने गुमशान की तरफ देखा और कहा, कुल प्रमुख जिन, आपको इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने आपके बेटे को मेरी कंगवार बनने के लिए कहा। मैं एक इमोर्टल हूँ, हैंडसम हूँ एंड शायद आपके बेटे की उम्र का भी हूँ, फिर भी तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। तो सोचो मुझे कितना गुस्सा आया होगा जब मुझे ये पता चला था कि तुमने मेरे ओमेगा को अपनी कॉन्केबाइन बनने के लिए कहा था, वो भी तब जब वो सबसे मिजरेबल कंडीशन में था। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, न कि तुम्हें उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना चाहिए था। सेक्ट लीडर जिन गुंगशान। ये बातें पेट्रियार्क ने बहुत ज़्यादा गुस्से में कही थी और उसके चारों तरफ ब्लैक एनर्जी एमिट होने लगी थी। और इस बात पर लेंसेक्ट शांत हो गया था क्योंकि चिरेन को नहीं समझ में आ रहा था कि पेट्रियार्क क्या करना चाहता है। और इस बात पर जिन गुंगशान, जिसे ये लगा था कि वांग जी ने चिरेन को बता दिया होगा कि पेट्रियार्क ने उससे क्या मांगा था, आई एम सॉरी, जिन गुंगशान ने उससे क्या मांगा था, फिर भी वो यहाँ आए। उसे तो लगा था कि चिरेन या तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता या फिर चिरेन ने उसे माफ़ कर दिया होगा। बट यहाँ सबके सामने वो ही बात दोबारा सुनकर गुंगशान जिसे 2 कदम पीछे चला गया और सबसे ज़्यादा उसे डर लगा क्योंकि पेट्रियार्क की आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी। तभी चिरेन ने पेट्रियार्क की तरफ देखा और कहा, पेट्रियार्क तुम्हें क्या बोल रहे हो? जिन गुंगशान ने कब मेरे बेटे के लिए ऐसा कहा? तो पेट्रियार्क ने लेंचर को देखा और कहा, अंकल इन लो, आपको पता भी है आपका बेटा मेरे पास क्यों आया? वो आपके इस बचपन के फ्रेंड के पास भी आया था, बट इसने उस नाजुक स्थिति में भी उसकी मदद नहीं की। और आपको पता है इसने वांग जी से क्या कहा? तो चिरेन बस नाम में अपना सिर हिला देता है। तो पेट्रियार्क, इन्होंने आपके नेफ्यू से कहा कि अब तक तो जिनसे आई एम सॉरी वेन रूहान ने आपको और आपके बड़े नेफ्यू को मार दिया होगा। तो वांग जी अगर वेन रूहान का बेड बॉम्ब कर सकता है तो वो इसकी कॉन्केबाइन क्यों नहीं बन सकता? यह सुनकर चिरेन जैसे 2 कदमों को पीछे ले लेता है। वांग जी संभालता है, कहता है शुफू। उसके बाद चिरेन वांग की तरफ घूमता है और उसे करते हुए कहता है, आई एम सॉरी अजान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि जिन गुंगशान इतना घटिया इंसान है। मैं तुम पर गुस्सा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम जिन गुंगशान के पास नहीं गए, लेकिन तुमने इतना कुछ कहा है माई चाइल्ड, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो तुम्हारे अंकल को। वांग जी की आंखों में आंसू से उसने कहा, अंकल आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आपने मुझे पाला है, तो आपका इस तरह का रिएक्ट करना तो नॉर्मल है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रियार्क ने जिन गुंगशान की तरफ घूर कर देखा और कहा, खैर मनाओ जिन गुंगशान, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। बट ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर अब मेरे पास कोई भी ऐसी कंप्लेन आई कि तुमने किसी भी ओमेगा के साथ मिस अब्यूज़ करने की कोशिश की है तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी अब हमारे चलने का टाइम हो गया है। ये बोलकर वो चिरेन और शिचन की तरफ देखता है और उसे बो करते हुए कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके साथ साथ शुएंग और वेनिंग भी चल रहे थे। वो लोग एंट्रेंस पर पहुँचे ही थे कि वांग जी घूमकर एक बार फिर से अपने अंकल और ब्रदर की तरफ देखता है। बट अगले ही पल जैसे ही वो वहाँ पर देखता है, पेट्रियार्क को खुद पर एक फोर्स फील होती है और वो वहीं दूर जाकर गिरता है। और अगले ही पल उस होल में वांग जी बहुत ज़्यादा ब्लड वोमिट करता है और बस अपनी लाइफलेस बॉडी के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। तो हेलो एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई नो आपकी सबकी रिक्वेस्ट थी कि पार्ट लंबा बनाओ, तो मैंने कोशिश की है। प्लीज़ बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में मुझे बताना। और आपको क्या लगता है कि वांग जी ने पेट्रिया को क्यों धक्का दिया और वांग जी पर किसने हमला किया होगा? अगर कोई गेस कर सकता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड थैंक यू फॉर